हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। आई होप कि फ्रॉग का जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, फ्रॉग के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, वो वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी, सिंपल थी, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी थी, जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉग की एनाटॉमी। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो फ्रॉग की एनाटॉमी है, उसमें हमें डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं उनको डील करना है, उनको पढ़ना है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे पर्टिकुलर सिस्टम्स जो हैं वो हमें फ्रॉग के बारे में पढ़ने हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम और फ्रॉग में रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो कैसे डन होता है, ये चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज और चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो उसी तरीके की हैं। तो यहाँ पर मैंने खुद से ये नोट्स जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका अगर यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, माउथ आएगा, फिर वक्कल कैविटी जैसे ह्यूमन बींग्स में आती है, फेरेंक्स, ईजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। ठीक है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो भी अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या सीक्वेंस होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, उसमें क्या होता है कि फ्रॉग जो है उसमें बाइलोब्ड, ठीक है, जिसको हम प्रीहेंसाइल टंग भी बोलते हैं। बाइलोब्ड कहने का मतलब ये हो गया, मैंने बहुत सोचा कि किस तरीके से बच्चों को समझाया जा सके बाइलोब्ड का मतलब। सिंपल सा टर्म्स अगर हम यूज़ करें कि जैसे हमारी टंग आगे से फ्री होती है, पीछे की साइड से अटैच होती है, लेकिन फ्रॉग की जो टंग है वो आगे से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, पीछे से फ्री होती है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब वर्ल्ड कप के मैच आते हैं, इंडिया का मैच किसी भी टीम के साथ हो, भर के ऑडियंस जो है वो पहुंचती है देखने के लिए, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हम लोगों में भी इंटरेस्ट रहता है। तो जो पब्लिक है वहाँ पर, वो देखा होगा कि पब्लिक में लोग सीटी लेकर जाते हैं, जिसमें एक ऐसी सीटी होती है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन सी होती है, उसमें बहुत ही पतला वायर सा होता है जो कि राउंड राउंड होती है, और जैसे ही सीटी बजाते हो तो वो लंबा सा आगे की तरफ खुल जाता है। तो सेम एज इट इज़ जो फ्रॉग की टंग होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ आगे से अटैच होती है। जैसे ही फ्रॉग को कुछ भी इंसेक्ट, मक्खी, कीड़े मकोड़े खाने होते हैं, वो अपनी टंग जो है अंदर से बाहर की तरफ अनफोल्ड करता है और अपनी टंग में उसको कैप्चर कर लेता है। सो इसका मतलब ये होता है बाइलोब्ड प्रीहेंसाइल टंग का। आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फ्रॉग क्या करता है, अपनी टंग से कोई भी उसका जो खाने की चीज़ है, इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर जो भी है, उसको उसने कैप्चर किया, टंग से कैप्चर किया। कहाँ जाएगा फूड, माउथ में जाएगा, माउथ के बाद कहाँ जाएगा, वक्कल कैविटी में जाएगा, वक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स के बाद ईजोफेगस में जाएगा। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ह्यूमन बींग्स के माउथ में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग के केस में सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। सिंपल सा चला रहा है, माउथ में गया फूड, फूड वक्कल कैविटी में जाएगा, फेरिंक्स में जाएगा, ईजोफेगस में जाएगा। अब ईजोफेगस के बारे में बताया गया है कि जो ईजोफेगस है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो ईजोफेगस है ये बहुत ही शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो कार्निवोर्स होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका जो ईजोफेगस है वो शॉर्ट ट्यूब लाइक होता है, और उसी वजह से इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी रिड्यूस्ड होती है, छोटी ही होती है इंटेस्टाइन। ठीक है, ईजोफेगस में गया। अब ईजोफेगस के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में जाता है। तो स्टमक जो है यहाँ पर क्या होगा, फूड का पार्शियल डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होगा। किसकी एक्शन की वजह से, HCl और गैस्ट्रिक जूस जो कि सिक्रीट होते हैं, स्टमक वॉल्स जो है उससे सिक्रीट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में सिक्रीट होता है, वैसे ही फ्रॉग के स्टमक में जो स्टमक वॉल है वहाँ से HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा, जिससे फूड जो है उसका पार्शियल डाइजेशन होगा। अब ये जो पार्शियल डाइजेशन हो गया फूड का, इस फूड की फॉर्म को हम काइम के नाम से जानते हैं, जैसा कि ह्यूमंस में भी हम काइम के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही सिंपल वे में चला आ रहा है। इसके बाद क्या होगा
कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, कायम जो है वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ड्यूडेनम है वहाँ पर बाइल आएगा, पेनक्रिएटिक जूस आएंगे। बाइल जो है वो लीवर सिक्रीट करेगा और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रिएटिक जूस जो है उन्हें सिक्रीट करेगा, ठीक है। आगे की स्लाइड में ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिखी हुई है। तो ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा बाइल और पेनक्रिएटिक जूस की हेल्प से, ठीक है। बाइल और पेनक्रिएटिक जूस जो है वो कहाँ से आते हैं, बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बोले या फिर इंटेस्टाइन बोले, यहाँ पर आता है और यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। बाइल जो है वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। पेनक्रिएटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का। अब डाइजेशन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो जो इनर वॉल होती है इंटेस्टाइन की, इनर वॉल जो होती है उस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम विलाई और माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। सो इंटेस्टाइन वाला जो रीज़न है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हुआ फूड का और इसकी इनर वॉल पर जो विलाई एंड माइक्रो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बच जाता है, वेस्ट होता है, सॉलिड फूड जो है वो क्या है, वो इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ जाता है, रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो होता है फूड वो आ जाता है। उसके बाद ये पास आउट हो जाता है थ्रू क्लोएका, क्लोएका से ये क्या होता है, पास आउट हो जाता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ह्यूमन बींग्स से मिलता हुआ है कि बाइलोब टंग ने फूड जो है वो कैप्चर किया, माउथ में आया, वक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईजोफेगस, ईजोफेगस के बाद स्टमक में गया जहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हुआ HCl और गैस्ट्रिक जूस के एक्शन से। इस पार्शियल फॉर्म को हम काइम के नाम से जानते हैं जो कि इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा बाइल और पेनक्रिएटिक जूस की हेल्प से। बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करेंगे, पेनक्रिएटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद इंटेस्टाइन में विलाई एंड माइक्रोविलाई जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन करेंगी। अनडाइजेस्टेड वेस्ट सॉलिड फूड जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम के बाद ये पास आउट हो जाएगा क्लोएका के थ्रू। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये NCERT बुक का स्ट्रक्चर है कि ये रहा बहुत ही शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ईजोफेगस। ईजोफेगस के बाद फूड कहाँ स्टमक में, यहाँ पर इसका पार्शियल डाइजेशन होगा। पार्शियल डाइजेशन के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है हमें इसकी इंटेस्टाइन, जिसका यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है हमें दिख रहा है ये रेक्टम है, यहाँ पर आएगा अनडाइजेस्टेड फूड और ये क्लोएका जो है इसके थ्रू कहाँ जाएगा, बाहर पास आउट हो जाएगा बॉडी से। सो आई होप कि फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर यदि कोई भी डाउट है किसी पॉइंट पे तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर यदि वीडियो जो है वो कंटेंट जो है हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अब यहाँ पर ये स्लाइड जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर है कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में तो पूरा आ गया माउथ से क्लोएका तक का रीजन, और जो कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट होती है फ्रॉग की। उसी के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जैसे कि लिवर क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर से हमें दिख रहा है ये क्या है, फ्रॉग का गॉल ब्लैडर। ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम दे दिया जाता है लेबलिंग के लिए, जैसे कि ये ईजोफेगस है, ये लीवर है, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, फैट बॉडीज या फिर लंग्स, गॉल ब्लैडर, हार्ट। सो नेमिंग के लिए भी, लेबलिंग के लिए भी कभी कभी एग्जाम में डायग्राम जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है। सो लंग्स, लीवर ने क्या किया, बाइल सिक्रीट किया, बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। जब वो डाइजेशन होना होता है तो ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाते हैं, इंटेस्टाइन वाले रीजन में। बाइल जो है वो क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को, और पेनक्रिएटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है बाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, इनके थ्रू एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाता है। अब ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोएका है फ्रॉग में वो एक ऐसी सिंगल ओपनिंग है जो 3 सिस्टम्स के लिए काम करती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट मटीरियल था, वो भी पास आउट होता है, ठीक है, क्लोएका के थ्रू। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का
डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब यूरिन पास आउट करना होता है तो वो भी क्लोएका के थ्रू पास आउट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म्स रिलीज होने होते हैं तो ये भी क्लोएका के थ्रू ही रिलीज होते हैं। सो क्लोएका क्या है, सिंगल ओपनिंग है 3 सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं। सो ये था फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम मूव करके चलते हैं फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा और बहुत ही सिंपल है। फ्रॉग जो है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, कि फ्रॉग जो है वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। तो इसमें 2 कंडीशंस में, 2 मेथड्स में रेस्पिरेशन देखने को मिलता है कि जब फ्रॉग फ्रेश वाटर में है, मतलब पानी के अंदर है, तो कैसे हो रहा है, और जब ज़मीन पर है, फ्रॉग लैंड पर है, तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जब फ्रॉग पानी के अंदर है, ठीक है, तो कैसे होता है, थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। और अगर यदि फ्रॉग लैंड पर है तब भी ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो स्किन के थ्रू फ्रॉग में हमेशा क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। स्किन में ये क्या होता है कि जब फ्रॉग पानी के अंदर है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी में वो एक्सचेंज होती है स्किन के थ्रू, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर ये प्रोसेस ध्यान में रखना है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ये टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक कंडीशन हमने फर्स्ट वीडियो में ये भी देखी थी कि बहुत ज़्यादा जब पीक समर और पीक विंटर का टाइम होता है तब हमें फ्रॉग देखने को नहीं मिलते, सो रहे होते हैं। पर क्या ऐसा थोड़ी है कि सो रहे हैं तो उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, उस टाइम पर भी प्रोसेस होगा। जब बहुत पीक समर टाइम होता है तो जब सो रहे होते हैं, जिसको हम समर स्लीप बोल रहे थे, उसको हम एस्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं, और विंटर स्लीप जो था उसको हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। तो जब स्टिवेशन और हाइबरनेशन वाली जो पीरियड होता है, कंडीशन होती है, उस टाइम पर भी फ्रॉग जो है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब फ्रॉग फ्रेश वाटर में होता है तो उसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन वाले पीरियड में होता है उस टाइम पर भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सेकेंड जो मैथड है कि वो जब फ्रॉग ज़मीन पर होता है, लैंड वाले रीजन पर होता है, तो वो 3 चीज़ों से रेस्पिरेशन करता है, अपनी वक्कल कैविटी से भी, स्किन से भी, लंग्स से। ठीक है, यहाँ वक्कल कैविटी के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है, स्किन के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है, लंग्स के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जब जैसे स्किन के थ्रू हो रहा था तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल रहे थे। जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ये टर्म्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉग में लंग्स जो हैं वो पेयर्ड होते हैं, पिंक कलर के, बहुत ही अच्छे से पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके के लंग्स होते हैं। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि फ्रॉग जो है वो किस तरीके से रेस्पायर करता है। हमने देखा था कि फ्रॉग जो है उसके माउथ वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर 2 नॉस्ट्रिल, पेयर में नॉस्ट्रिल वाले रीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एयर जो है, हवा जो है, गैस जो है वो क्या होगी, नॉस्ट्रिल के थ्रू आएगी। ये इसका माउथ वक्कल कैविटी है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा वक्कल कैविटी में, जिसको हम वक्कोफेरेंजियल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वक्कल कैविटी, माउथ कैविटी के बाद ये क्या है, इसके लंग्स हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, ये पिंक कलर के पेयर्ड इसके लंग्स होते हैं। तो वक्कल कैविटी के बाद एयर जो है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, वहाँ पर भी क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज जो है वो होगा। सो इस तरीके से फ्रॉग में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है कि एयर आई नॉस्ट्रिल से वक्कल कैविटी में गई। ठीक है, वक्कल कैविटी से पेयर्ड लंग्स जो थे वहाँ पर गए, वक्कल कैविटी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और लंग्स में भी गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। सो इस तरीके से फ्रॉग में रेस्पिरेशन का प्रोसेस डन होता है। तो आई होप कि दोनों जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फ्रॉग के केस में, वो क्लियर हो गया होगा। अगर यदि कोई डाउट है कहीं पर भी तो उसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आया। और अगर यदि सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और अब वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।